नाज़रीन आदाब, मैं शर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इंपॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगी, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की में सुर्खियाँ बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उनको सिर्फ 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शाहिद उमैर। शाहिद, आपका खैर मकदम है। शाहिद, सबसे पहली खबर जो आज के अखबारात में है तेलंगाना की, वो ये है कि देश में, जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं, इस वक्त जो क्या बोलते हैं कास्ट सेंसस है, जातिगत जनगणना, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। 2025 में ये शुरू होगा और 26 में कंप्लीट होगा। इसी तरह जब क्या बोलते हैं यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे थे तेलंगाना में, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने यहाँ वादा किया था कि हम जनगणना कराएंगे। कांग्रेस पार्टी ने ही कई और स्टेट्स में वादा किया था कि हम जनगणना कराएंगे, लेकिन अभी वहाँ चीज़ें उस तरह से नहीं हो पाई या कहीं कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनी। जब अभी जो चुनाव हुए 2024 के, उसमें भी कांग्रेस पार्टी, या कहें कि जो अपोजिशन की तरफ से इंडिया अलायंस बनाया गया था, उसने भी लोगों से वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आ गए या हमारी सरकार बन गई तो हम देश में जो है जातिगत जनगणना कराएंगे। लेकिन अब जब वहाँ पे इतना प्रेशर दिया गया बीजेपी गवर्नमेंट को, तो कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट सीरियस हुई है और उसने बोला कि हाँ भाई 2025 में हम इसका काम शुरू करेंगे। अब इसके बाद यहाँ तेलंगाना में भी क्या बोलते हैं ये होने वाला है, जनगणना होने वाली है। इसी को लेकर के आज जो है देश के बड़े नेता जो राहुल गांधी हैं, वो तेलंगाना आ रहे हैं। उनके आने का मकसद यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो क्या बोलते हैं मेंबर्स हैं कांग्रेस के, उनको जो है कहीं ना कहीं एक मीटिंग में उनको जो है मतलब ये चीज़ें बतानी है, किस तरह से क्या होना है, किस तरह से क्या नहीं होना है। और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि इस वक्त तेलंगाना गवर्नमेंट में जो चीज़ें कहीं ना कहीं अपोजिशन जिस पे ज़्यादा जो है वो दे रहा है, क्या बोलते हैं ज़ोर दे रहा है, उसको लेकर के भी कहीं ये चीज़ सामने आ रही है कि शायद राहुल गांधी यहाँ आएंगे और इन चीज़ों पे भी बात करेंगे, क्योंकि कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे यहाँ की सरकार या कांग्रेस की सरकार जो है उसको किसी क्या बोलते ट्रबल में फंसे वो। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी आज तेलंगाना हैदराबाद आने वाले हैं और अभी आपने जिक्र किया जातिगत जनगणना की। तो देखा गया कि जातिगत जनगणना जो है कैसे लोकसभा चुनाव के दौरान भी इसको भुनाया गया, संविधान की बात की जाए या जातिगत जनगणना की बात की जाए। लेकिन इसी के साथ अभी जो राहुल गांधी आज हैदराबाद में आने वाले हैं, वो करीब 2 घंटे अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। और जब वो यहाँ पे आएंगे, उनसे मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं इस वक्त यहाँ की जो अपोजिशन पार्टीज हैं, चाहे वो बीजेपी या बीआरएस हो, वो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को जो है जिस तरह से बिल्कुल। उसके लिए कांग्रेस के लिए जो है वो करने की कोशिश कर रही है, जैसे वो हाइड्रा हो या मूसी रिवर फ्रंट हो या फिर किसानों का मामला या और कई मामले हैं, जैसे अभी कोंडा सुरेखा का मामला आया था, उसमें भी यहाँ की अपोजिशन पार्टी ने बहुत ज़्यादा उस पर तवज्जो दी थी। तो इसमें ये भी देखा जा रहा है कि शायद अब ये आएंगे, ये जब बात करेंगे तो यहाँ के जो क्या बोलते हैं और जो यहाँ के वो हैं नेता कांग्रेस के, उनको भी कहीं ना कहीं इस बारे में बताया जाएगा कि भाई आप इस तरह के बयान मत दीजिए, कोई भी इस तरह का काम मत कीजिए जिससे यहाँ की गवर्नमेंट या फिर कांग्रेस की जो पार्टी है उसको नुकसान। जातिगत जनगणना की बात की जाए तो देखा गया कि कांग्रेस ने इस बात का जब से जिक्र किया, पहले तो बीजेपी इससे बचती आ रही थी, फिर कुछ दिन पहले आरएसएस की तरफ से बयान आया गया जिसमें जातिगत जनगणना की बात की गई। उसके बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी इन मामलों में नीचे दिखी। वही अमित शाह, जो कि पहले बीजेपी लगातार ये कह रहे थे कि जातिगत जनगणना से जो पीछे भाग रही थी, वही अमित शाह छत्तीसगढ़ में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उस दरमियान उन्होंने ये कहा था कि हम जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि इस पर उचित विचार करके निर्णय लिया जाएगा। तो देखा गया कांग्रेस जो कि शुरू से ही जातिगत जनगणना के पक्ष में रही है, लगातार मुद्दा भी इसको बनाकर काफ़ी अहम मुद्दा इसको बनाया कांग्रेस की तरफ से, जो कि बीजेपी लगातार देखा गया कि इससे भाग रही है। लेकिन वही अगर हम जातिगत जनगणना में राज्य की बात करें तो बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे पहले जातिगत जनगणना कराया गया है। हालांकि बिहार में इस वक्त कहीं ना कहीं भाजपा के साथ जो अलायंस है जेडीयू, उसकी सरकार है।
नहीं, लेकिन जब जातिगत जनगणना हुई थी तब तो वो उसके साथ थे ना, आरजेडी के साथ थे। आरजेडी, लेकिन नीतीश कुमार ही नीतीश मुख्यमंत्री, कुमार के साथ डिप्टी सीएम जो थे वो तेजस्वी यादव थे। लेकिन जब बिहार में जातिगत जनगणना कराई गई तो कहीं ना कहीं जो जेडीयू है वो भाजपा के साथ ही मिलते जुलते नजर आ रही थी, क्योंकि देखा गया था उस टाइम की तुरंत भाजपा से जो जेडीयू है वहां से टूटकर वो इधर आई थी। और हालांकि जेडीयू की अगर हम बात करें तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ है वहां पर जातिगत जनगणना को लेकर। तेलंगाना की बात की जाए तो यहाँ पर तेलंगाना ऐसा राज्य है, क्योंकि यहाँ पर अभी इसके पहले केसीआर की सरकार थी, अभी यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है और यहाँ पे राहुल गांधी आ रहे हैं तो वो यहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। और तेलंगाना में क्योंकि देखा गया था 2 दिन पहले ही इसकी बैठक हुई थी और उसमें मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि इसकी जो रोड मैप है वो तैयार की जाए और कई कर्मचारी हैं जो इसमें काम करेंगे। तो आज जो राहुल गांधी की बैठक है वो काफ़ी अहम मानी जा रही है। और इसी के साथ क्योंकि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में भी इलेक्शन होने वाले हैं और कर्नाटका में भी उनकी बहन प्रियंका गांधी जो है वो उपचुनाव लोकसभा में इलेक्शन फाइट कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं तेलंगाना में जो जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है और आज की जो उनकी बैठक है ये आने वाले वक्त में अहम बैठक मानी जाएगी और इसका शायद हो सके तो महाराष्ट्र में भी इसका असर दिख सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से अभी जातिगत जनगणना के बारे में बात हो रही है और कांग्रेस पार्टी हर जगह पे यही कहती है कि हम आएंगे तो जातिगत जनगणना कराएंगे। अब वो यहाँ पे जिस तरह से शुरू होगी उसमें क्या चीज़ें ऐड की जाएंगी, क्या चीज़ें नहीं ऐड की जाएंगी। जिस तरह से हर स्टेट अपनी जातिगत जनगणना कराता है और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस बार के कुछ कॉलम्स अलग होंगे। तो इसीलिए ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब भी आपके घर में जनगणना वाले आएँ, कोई फॉर्म लेके आएँ, तो किसी भी फॉर्म को आप इसी तरह फिल मत कीजिएगा, उसको पढ़िएगा। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो उससे बोलिएगा आप पढ़ के हमें समझाइए, ताकि आप कोई ऐसा टिक ना कर दें, कोई ऐसा कॉलम ना भर दें जिससे आपको या आने जो मतलब आज के बाद आपके बाद जो आपकी वो आएगी जनरेशन उसको परेशानी हो। बिल्कुल, इसमें जो है फिर मतलब जो लीडर्स हैं उनको भी अपने अपने क्षेत्र में जाना चाहिए, जा कर के वो अपने क्षेत्र के लोगों को इसके बारे में अवेयर करें कि भाई ये कॉलम्स आ रहे हैं, ये चीज़ें आ रही हैं, आप इनको किस तरह से फिल करेंगे ये आप अभी समझ लीजिए, बाद में कहीं आप परेशान ना हो। तेलंगाना की बात करें तो 2 से 3 दिन पहले जो यहाँ पे गांधी भवन में बैठक हुई थी, इसमें देखा गया था कि जो टीपीसीसी अध्यक्ष हैं महेश कुमार गौड़ वो भी शामिल हुए थे। बाकायदा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी खुद इस मीटिंग में शामिल हुए थे और इस मीटिंग में इन्हीं सब बातों पर चर्चा की गई थी कि कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि देखा गया कि जातिगत जनगणना को लेकर एक तरह की जो गलत अफवाहें भी काफ़ी सारे उड़ रही थी। कुछ लोग इसके ऊपर कई तरह के आरोप भी लगाए थे, लेकिन ये मकसद ये भी है गवर्नमेंट का कि जो जातिगत जनगणना इसके आखिर फायदे क्या हैं और इसके जो रोड मैप है वो लोगों तक जाए, बताएं, ताकि लोग इन सब चीज़ों से डरे नहीं और इसी के साथ गलत इन्फॉर्मेशन भी किसी से कोई शेयर ना करे, क्योंकि देखा जा रहा है कि कैसे गलत फॉर्म भी लोगों को दिए जा रहे हैं, गलत चीज़ें बताई जा रही हैं। तो इसी को लेकर और कहीं ना कहीं जो सरकार है उसके लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी कि आम जनता के बीच जाकर इन सब मसलों को हल करना और अच्छे से सही तरीके से जातिगत जनगणना करा लेना। बिल्कुल, जिस तरह से तेलंगाना की बात हो रही, तेलंगाना में जातिगत जनगणना होने वाली है, इसके लिए टीचर्स को भी एक वो जारी किया गया है कि आप किस समय से किस समय तक टीचिंग मतलब अपना जो काम है वो करेंगे, उसके बाद फिर आप उन चीज़ों में जाएंगे। इसी बीच यहाँ की एक पार्टी MIM मुस्लिम वोट्स के ज़रिए अपनी पार्टी को अर्श तक पहुंचाने वाले असदुद्दीन ओवैसी अब अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए तैयारी में जुट गए हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने जो है महाराष्ट्र से की है। महाराष्ट्र में उन्होंने 16 उम्मीदवार उतारे हैं। अब 16 उम्मीदवारों को लेकर के ही वो मुस्लिम्स और दलित वोट जो है वो कहीं ना कहीं अपने ओर करना चाह रहे हैं। इसी के लिए आज वो भी गए हुए हैं और उनके जो छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी वो भी महाराष्ट्र जा रहे हैं। वो भी जाके वहाँ पे अपने कैंडिडेट्स के लिए क्या बोलते हैं वो करेंगे, कैंपेनिंग करेंगे। अब यहाँ पे मसला ये खड़ा हो रहा है कि वहाँ पे इस वक्त लड़ाई महायुति और MVA की है। MVA और महायुति की जो लड़ाई है उसमें कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी हो गए या फिर और भी ऐसी कई पार्टियाँ, सिर्फ एक यही नहीं है, और भी कई ऐसी पार्टियाँ हैं जिन्होंने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा किया है। अब वहाँ पर वो वोट जो इधर उधर जाएगा, जो वोट बटेगा, उससे कहीं ना कहीं महायुति और MVA दोनों को परेशानी होगी। उनके कुछ ऐसे भी लीडर्स हैं जो जीत के बहुत करीब होकर हार भी सकते हैं। जिस तरह से अभी के जो हुए चुनाव उनमें भी देखा गया है कि मतलब क्या बोलते हैं 500 से लेकर के 200 के दरमियान ऐसे वोट्स पड़े हैं जिनसे उनको हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब जिस तरह से ये जा रहे हैं वहाँ पे, जिस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं वहाँ पे, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनके पास हो सकता है
कुछ सीटें जो हैं वो बढ़ जाएं। लेकिन वही अगर बात करें एमवी और महायुति के, तो उनके लिए अभी भी कहीं ना कहीं ये एक टेंशन बने हुए हैं। और यही नहीं, वहाँ की और भी कई ऐसी पार्टीज़ हैं जो वहाँ पे जाके इलेक्शन लड़ रही हैं, और इलेक्शन लड़ करके कहीं ना कहीं वो इन जो दो लोगों के बीच मुकाबला है उसमें कहीं ना कहीं अभी एक क्या बोलते हैं, वोट का जब होगा विभाजन तो उसके लिए एक टेंशन पैदा हो जाए। जिस तरह से अभी कुछ टाइम पहले एक सर्वे आया था, प्री पोल सर्वे, उसमें कहा गया था कि जो ये पार्टी है, मतलब जो वहाँ की दो पार्टियां हैं, दो वो हैं, क्या बोलते हैं, दो गठबंधन है। हाँ, दो गठबंधन है। एक उसमें से जिसकी अभी सरकार है उसको कम सीटें मिलती दिख रही हैं, और जो दूसरा है उसको जो है ज़्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। तो अब ये लोग जब वहाँ पे पहुँचेंगे, ये लोग वहाँ पे जाएंगे, तो शायद वहाँ पे वो जो समीकरण बना हुआ है वो शायद बिगड़ सकता है, क्योंकि आपका वोट विभाजित होगा, और अगर आपका वोट इधर उधर जाएगा तो जाहिर है नुकसान उसका होगा जो अभी कहीं ना कहीं उभर रहा है, जो अपनी सरकार बनाने का वादा कर रहा है। देखिए, अगर महाराष्ट्र इलेक्शन की बात की जाए तो वहाँ पे अभी आपने दो अलायंस का जिक्र किया, जो कि एक तरफ भाजपा और दूसरी तरफ कांग्रेस है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे अवैसी का जब जिक्र हो रहा है तो अवैसी कहीं ना कहीं इस वक्त किंग मेकर बनने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक इंटरव्यू में अवैसी ने साफ तौर पे कहा कि हमने इलेक्शन से पहले हमारे जो वहाँ के अध्यक्ष हैं इम्तियाज़ जलील, उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि जो वहाँ पे कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है, शिवसेना यूबीटी एनसीपी शरद पवार से उन्होंने एप्लीकेशन दिया, उन्होंने मिलने की कोशिश की। इसी के साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हमने लगातार कोशिश किया अलायंस करने की। बिहार के इलेक्शन में भी देखा गया कि कैसे तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार तेजस्वी यादव से मिलने की कोशिश की गई, वहाँ पर भी अलायंस की बात की गई, लेकिन बिहार में भी बात नहीं बनी। वही सेम सिचुएशन इस वक्त ओवैसी के साथ महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में अगर अभी आपने उनके उम्मीदवारों का जिक्र किया, महाराष्ट्र में इस वक्त एमआईएम के जो उम्मीदवार हैं वो टोटल 16 है। 16 में सबसे खास बात यह है कि महाराष्ट्र में ओवैसी जय भीम और जय मीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि मुस्लिम और जो दलित हैं उनके वोटरों पर सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं। और यही इसी की वजह से ओवैसी ने 16 में से जो 12 उम्मीदवार हैं उसमें मुसलमानों को उतारा है, और जो 4 उम्मीदवार हैं उसमें उन्होंने दलितों को उतारा है। अगर हम महाराष्ट्र में वोट परसेंट की बात करें तो 13% यानी 13% जो है वो दलित वोटर्स हैं और 12% मुस्लिम वोटर्स हैं। इसी की वजह से इसका समीकरण बनाकर ओवैसी ने टोटल 16 उम्मीदवार में 12 उम्मीदवार मुस्लिम उतारे हैं और 4 उम्मीदवार दलित उतारे हैं। अगर पिछले 2019 की हम बात करें तो ओवैसी की पार्टी की वजह से जो कांग्रेस है उसको 2 सीटों का नुकसान हुआ था और एक पार्टी को 1 सीटों का नुकसान हुआ था। इसी वजह से इस वक्त जो ओवैसी है वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जय भीम और जय मीम के साथ मैं आगे बढ़ूं और हमारे जो उम्मीदवार हैं वो आगे बढ़े। अभी जिस तरह से समीकरण है उस समीकरण के हिसाब से ये अंदाजा लगाया जाता है कि अगर ये समीकरण जिस तरह से ओवैसी ने बैठाया है, अगर ये सटीक समीकरण बैठा तो शायद हो सकता है कि महाराष्ट्र में ओवैसी के इस बार जो एमएलए है उनकी सीट बढ़े और 6 से 7 उनके जो उम्मीदवार हैं वो जीत पाए। लेकिन देखा जा रहा है कि कैसे महायुति की बात करें या महाविकास आघाड़ी की बात करें तो वो भी लगातार मुस्लिम जो वोटर्स हैं, दलित जो वोटर्स हैं उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। देखा गया कैसे नवाब मलिक हैं जिन पे भाजपा लगातार देशद्रोही का आरोप लगाती रही, दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन है उसका आरोप लगाती रही, लेकिन उसी भाजपा के साथ जो अलायंस है महायुति उसके पार्टी से इस टाइम ये नवाब मलिक इलेक्शन लड़ रहे हैं अजीत पवार गुट से। यहाँ तक कि नवाब मलिक ही नहीं, उनकी बेटी को भी टिकट दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में कैसे जो मुस्लिम वोटर्स है उनको लुभाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। वही देखा गया था महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले कि जो मराठा आरक्षण है उसको लेकर कैसे काफ़ी विवाद हुए थे। मुख्यमंत्री जो कि एक समय तक उन सब मामलों में बोलने से हिचकिचाते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उनसे मिलकर उनसे रब्ता करने की कोशिश करने लगे। तो अभी इस वक्त फिलहाल अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में पूरी तरह से एमआईएम जो है वो अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। वही अगर मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो समाजवादी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव चलकर महाराष्ट्र में आए हैं वो भी महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटरों में सेंध मारकर अपनी जीत की जमीन तलाश करने की पूरी तरह से कवायद लगा दिए हैं। और इसी का नतीजा देखा गया था कि कैसे समाजवादी पार्टी के यूथ जो इस बार सांसद बनी है इकरा हसन, उनको भी लाया गया महाराष्ट्र के सरजमीन पे, उनसे चुनावी प्रचार कराया गया ताकि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको अपने तरफ खींचा जा सके। हालांकि अगर मुस्लिम वोटर्स की बात करें या फिर दलित वोटर्स की बात करें तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिरकार ये जो वोटर्स हैं
वो किधर गए हैं। लेकिन अभी जिस तरह से ओवैसी का जिक्र किया जाए कि वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो वहाँ पे हमारी जो पार्टी है उसको उसके एमएलए ज़्यादा हैं। अगर हम ओवैसी के मुद्दे की बात करें तो वहाँ पे जो अभी देखा गया देश में कैसे मॉब लिंचिंग के मामले बड़े हैं, हिजाब के मामले बने हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं वो जाकर अपनी चुनावी सभा में इन सब बातों का जिक्र कर रहे हैं। और इन्हीं सब बातों का जिक्र को लेकर वो जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको अपने तरफ ला रहे हैं। अल्पसंख्यक की बात करें जिससे जो दलित समाज है वो अपने तरफ आए। बिल्कुल, जिस तरह से ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों भाई, असदुद्दीन ओवैसी एंड अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों भाई आज वहाँ पे प्रचार करेंगे वहाँ पे कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही उससे बात होगी, एक ही क्या बोलते हैं दृष्टिकोण से दोनों लोग बात करेंगे। इस वक्त देश के जो मुद्दे, जैसा आपने बोला मॉब लिंचिंग हो गई, इस वक्त देश में वक्फ का मुद्दा भी बहुत चल रहा है। आंध्र प्रदेश में जो टीटीडी के नए चीफ बने हैं उन्होंने भी बोला है कि वक्फ जो है कहीं ना कहीं एक क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी वाला वो बन गया है मंदिर साहब उसकी तुलना में। हाँ ठीक है, लेकिन अब इसमें ये चीज़ सामने आ रही है कि वहाँ की जो दोनों अलायंस है मायावती और एमबीए, उन पे इसका बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। क्योंकि अभी जिस तरह से वहाँ पे जो क्या बोलते हैं एनसीपी के जो लीडर थे, पहले कांग्रेस के थे बाबा सिद्दीकी, उनकी हत्या की गई है। उनके बेटे की जगह से शिवसेना यूबीटी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। नेक्स्ट डे जीशान सिद्दीकी जाते हैं, अजीत पवार से मिलते हैं और अजीत पवार उनको फॉर्म देते हैं। ये चीज़ें ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं कि भाई एक बार जीशान सिद्दीकी जो हैं वो उनकी रैली में गए थे अजीत पवार की, जिसमें उन्होंने बोला था कि इनसे हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, पारिवारिक संबंध हैं। और फिर उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बोला उसके बाद कि भाई अजीत पवार जो हैं वो जब उनके जो पिता उनके जब हत्या हुई थी तो उनके साथ उनकी पार्टी खड़ी रही थी, उनके साथ वो लोग खड़े रहते। लेकिन देखा जाए तो वहाँ की हर पार्टी के हर लीडर वहाँ पे गए थे और उनकी क्या बोलते हैं मतलब उनके लिए दुआ की थी। अब इसमें बात ये सामने आती है कि जब जीशान सिद्दीकी को फॉर्म दिया गया है, वो फॉर्म फिल करके अगर जीत जाते हैं तो कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जब कांग्रेस के हैं आप और यंगेस्ट वो क्या बोलते हैं एमएलए थे अपने यहाँ से वहाँ से, अब अगर वो वहाँ से जीत जाते हैं तो शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस में कहीं ना कहीं इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं कि भाई ये सीट आप मुझे ही दे देते। लेकिन फिर एक चीज़ ये भी खड़ी होती कि अगर ये जीत जाते उसके बाद फिर ये उसमें चले जाते अजीत पवार के गुट में, तो भी तो एक परेशानी पैदा कर सकते थे ये। लेकिन अभी भी जो वहाँ की सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं उसमें ठीक नहीं मायावती में। जिस तरह से आपने बोला कि नवाब मलिक और उनकी बेटी को जो टिकट दिया गया है उससे बीजेपी खुश नहीं है। अभी 2 दिन पहले एक उसमें बोले फडणवीस भी कि इस पे जो है हम लोग टेंशन में, हम लोग क्या करें क्या ना करें। वहीं जब उनसे बात की गई नवाब मलिक से तो उन्होंने कहा है कि जब से हमारे बारे में बात हो रही थी तो ऐसा शक था कि ये लोग अपोज करेंगे, अब इन लोगों ने खुल के कर दिया। वहीं इस वक्त ऐसी भी सिचुएशन है महाराष्ट्र में कि शिंदे और जो वहाँ के ठाकरे हैं राज ठाकरे, उनकी बहुत अच्छी मानी जाती थी दोस्ती। इस वक्त कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पे दोनों आमने सामने, अब उनकी लड़ाई किस तरह से होती है ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब राज्य में इलेक्शन होता है, राज्य में एक क्या बोलते हैं एक वो होता है गठबंधन होता है, गठबंधन में किसी को पीछे होना होता है, किसी को साथ में चलना होता है। लेकिन जब राज ठाकरे किसी गठबंधन में है नहीं, उन्होंने बोल दिया मैं गठबंधन में नहीं हूँ, मैं अकेले चुनाव लड़ रहा हूँ, तो अब फिर आप बार बार उन चीज़ों को क्यों उठा रहे हैं जिन पे एक पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों भाई हैं, अब दोनों कहीं ना कहीं अलग हो गए हैं अपनी अपनी उससे। वहाँ की जनता ये चाह रही है कि ये दोनों साथ में आ जाएं तो शायद जो यूबीटी है वो और मजबूत हो जाएगी। अभी भी हालांकि मजबूत है क्योंकि अलायंस में है वीए में, लेकिन और ज़्यादा मजबूत होने के चांसेस हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अभी आपने जीशान सिद्दीकी का जिक्र किया कि कैसे देखा गया था कि जो अजीत पवार गुट है उनके तरफ जो रैली हुई थी उसमें उन्होंने शामिल हुआ था। तो इस महाराष्ट्र में अगर गौर की जाए तो जब टिकट बंटवारे हुए उसके बाद से कई ऐसी पार्टियां हैं जिसमें इसके खिलाफ कई उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया। नामांकन खत्म होने के बाद से जब इस पे बहस छिड़ी, फिर उसके बाद से कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने निर्दलीय नामांकन किया था, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, जिस तरह से जीशान सिद्दीकी को उन्होंने छोड़ा, तो और पार्टियां जो हैं या फिर जैसे निर्दलीय उम्मीदवार को बैठाया गया, तो क्या कांग्रेस को ऐसा नहीं लगा कि जीशान सिद्दीकी से बात करके उनको मनाने की कोशिश की जाए?
क्योंकि जिसान सिद्दीकी ने यह भी कहा था कि कैसे मेरे पिता के जाने के बाद से अजीत पवार दादा रहे हैं, वो मेरे साथ लगातार बने रहे हैं, हर वक्त ये पूछने की कोशिश की फैमिली कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने छोड़ दिया। अगर किसी, क्योंकि उनके फादर जो थे वो अजीत पवार गुट में उस वक्त चले गए थे, एक लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, उसके बाद वो कांग्रेस का दामन छोड़कर चले गए। फिर जिसान सिद्दीकी उनके रैली में शामिल हुए। तो कई ऐसे नेता के उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि जो लगातार किसी और पार्टी में जाने की कोशिश की हो, लेकिन बाद में आला कमान ने समझा बुझाकर उनको अपने पार्टी में खींच लिया। तो आपने जिस तरह से जिसान सिद्दीकी को छोड़ा, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आपने उन पे पूरी तरह से गौर किया नहीं। और आज जिसान सिद्दीकी की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो उनके वोटर्स हैं या फिर उनके समर्थक हैं, उनमें काफ़ी जोश दिख रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि जिसान सिद्दीकी बहुत बड़े अंतर से जीत सकते हैं। और इसका नुकसान सिंपैथी भी मिलेगी ना, सिंपैथी भी मिलेगी उनको। और वहाँ पे वो गद्दावर नेता भी माने जाते हैं। देखा जाता है कैसे वो लगातार जो वहाँ पे लोग हैं, आवाम है, उनके लिए वो काम करते हैं, पार्टी से उठकर वो काम करते हैं। कोविड में बहुत काम किया उन्होंने, ये बात किसी छुपी नहीं है। कोविड में जिस तरह से लोगों को राशन बांटना है, जिस तरह से लोगों की हेल्प करनी, और जो क्या बोलते सिलेंडर्स का जो मसला आ गया था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का, उसके लिए बहुत काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के हित में कुछ चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर पार्टी को ऐसा कदम उठाना पड़ता है। वह अगर हम बात करें झारखंड की, झारखंड में भी चुनाव होना है, 2 चरणों में चुनाव होगा झारखंड में भी चुनाव की सरगर्मियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। झारखंड में कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उन्होंने वहाँ की सरकार पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमले किए हैं। और जिस तरह से आप देखें, शायद कि एक स्टेट का मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो अपने स्टेट से ज़्यादा झारखंड में रहते हैं। वो अपने स्टेट में क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता है, ये उसके बारे में कभी बात नहीं करते हैं, लेकिन वो झारखंड में रह करके झारखंड के हित की बात कर रहे हैं। हालांकि झारखंड के लोगों की तरफ से अगर बात करें, अभी जो मतलब क्या बोलते हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, उसमें ये आ रहा है कि झारखंड में भी मामला बिल्कुल ठीक हैं। शायद आगे अगर बीजेपी आती तो वो मामला इतने सही ना हो जिस तरह से वहाँ पे क्या बोलते हैं लोगों के साथ काम किया जा रहा है। वहीं झारखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि झारखंड में एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। सेल्फी पॉइंट ऐसी जगह बनाया गया है, उसमें जो आप सेल्फी लेते हैं, जो एक खुला हुआ होता है, उसके इधर उधर लिखा हुआ है बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा आप देखिए किस तरह से देश को और समाज को तोड़ने वाला नारा है, और ये नारा एक जगह का सेल्फी पॉइंट बन गया है। झारखंड में इलेक्शन है, झारखंड में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है अपना इलेक्शन के लिए। हर नेता जा रहा है वहाँ पे, मतलब इन 3 दिनों में काफ़ी बड़े नेता गए वहाँ पे। इस तरह देश के गृह मंत्री अमित शाह, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और भी कई लोग ऐसे गए हैं। वहाँ के बारे में इतनी ज़्यादा लोगों को चिंता हो रही है बीजेपी वालों को, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं देश में जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं लोग जो हैं क्या बोलते हैं वो हैं मतलब वहाँ के लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन वहाँ पे बीजेपी के लीडर्स नहीं जाते हैं। बीजेपी के लीडर्स जो होते हैं वो अपने राज्य में क्या होगा इसके बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन अगर दूसरे राज्य में आप जाएंगे तो दूसरे राज्य में जाकर के आप ये कहेंगे कि अगर हम जीत गए इस बार तो हम यहाँ पे ये कर देंगे। जिस तरह से अभी झारखंड में चल रहा है और वहीं महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहा है। महाराष्ट्र से भी एक खबर सामने आ रही कि महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ कल जाएंगे और महाराष्ट्र में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए, उसमें लिखा गया है कि हिंदूवादी योगी आदित्यनाथ का फोटो लगा करके उनके आगे लिखा गया हिंदूवादी, और उनका जो स्वागत होगा वो बुलडोज़र से होगा। तो आप देखिए, बुलडोज़र बाबा के नाम से मशहूर हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, एनकाउंटर्स पे भी कुछ बात चली है, लेकिन अभी भी बुलडोज़र बाबा के नाम से मशहूर हैं। और जिस तरह से इन लोगों को इनके मतलब क्या बोलते हैं निकनेम दिया गया इनका एक, इससे जिस तरह से इनको प्रमोट किया जाता है, उससे कहीं ना कहीं देश में एक क्या बोलते हैं देश में एक डर पैदा होता है और लोगों के लिए कि भाई अगर कुछ ऐसा बोल दिया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ बोल दिया तो ऐसा हो जाएगा। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का महाराष्ट्र में स्वागत किया जाएगा बुलडोज़र से, उनके जो पोस्टर्स लगाए गए हैं उसमें लिखा गया है हिंदुत्ववादी, और वहाँ पे भी कटेंगे तो बटेंगे वाला पोस्टर चल रहा है। आरएसएस ने भी इस क्या बोलते हैं ये जो नारा है इसका स्वागत किया था, इसको कहीं सही ठहराया था। देश के प्रधानमंत्री ने भी कहीं ना कहीं इस नारे पे अपनी सहमति जताई है। तो अब ये बताइए, देश में इस वक्त जो परेशानियां हैं, देश में इस वक्त जो बेरोजगारी है, देश में इस वक्त जो महंगाई है, देश में इस वक्त और काफ़ी संकट हैं, उसके बारे में आप बात ना करके सिर्फ आप बटेंगे तो कटेंगे पे अगर बात करेंगे तो इस तरह से देश किस तरह आगे चलेगा, सिर्फ देश टूटेगा।
देखिए, और अभी आपने हेमंत बिस्वा शर्मा का जिक्र किया, फिर योगी आदित्यनाथ की बात की। देखा जाए कि इन दोनों में सबसे होड़ इस बात की मची हुई है कि सबसे बड़ा हिंदू का नेता कौन है। अभी देखा गया कि जो योगी आदित्यनाथ है उनसे जो एक सिक्योरिटी है उसको छीन ली गई है। उसके बाद से सोशल मीडिया पे ये बहस छीन गई कि आज सिक्योरिटी छीनी गई, कल इनसे पद छीना जाएगा। वही अब हेमंत बिस्वा शर्मा है जो अपने आप को ज़्यादा हिंदुत्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी देखा गया कैसे उन्होंने बीच में विवादित बयान दिया था कि मियाँ मुसलमान से मछली नहीं खरीदें। इसी के साथ झारखंड में एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया है कि बटेंगे तो अंसारी और हुसैन करके, ऐसा उन्होंने कुछ विवादित बयान दिया था। अभी महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में हिंदू जो वोटर है उनको साधने के लिए योगी आदित्यनाथ को लेकर ऐसा जो है वो बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि योगी आदित्यनाथ आएंगे तो उनका बुलडोजर से स्वागत किया जाएगा। और वही अगर बुलडोजर की बात करें तो देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा था कि अगर कोई अपराधी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके घर को तोड़ दें। अगर वो इलीगल है तो उसकी भी एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत इंसान काम करता है, कानून काम करती है, उसका बाकायदा रोड मैप है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है ये अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है और जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है या फिर कह लें यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसको कुचलते हुए उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। लेकिन अभी महाराष्ट्र में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को लेकर बुलडोजर की बात की जा रही है तो इससे साफ जाहिर है कि जो महाराष्ट्र में जो इलेक्शन है उस इलेक्शन में जो जनता के अहम मुद्दे हैं, बेरोजगारी की बात करें और रोटी कपड़े मकान की बात करें, तो उससे जनता का ध्यान भटकाकर जो वोटर्स हैं, हिंदू जो वोटर्स हैं, उसको लुभाने के लिए योगी आदित्यनाथ को बुलाकर और वहां पे बाकायदा हिंदू शब्द का इस्तेमाल करना और जो बुलडोजर है उसका इस्तेमाल करके वहां के जो वोटर है उसको भाजपा लुभाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। बिल्कुल, जिस तरह से इस वक्त देश में इस तरह के पोस्टर्स का दौर चल रहा है, यूपी में जिस तरह से बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर चल रहा है, वहीं अब ये पोस्टर्स कहीं ना कहीं उन राज्यों में जा रहे हैं जहाँ पे इलेक्शंस होना, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो झारखंड हो। इन जगहों पे पोस्टर्स जा रहे हैं और वहाँ के जो पार्टियाँ और हैं वो कहीं ना कहीं इन पोस्टर्स का विरोध कर रही हैं। इस पे भी इलेक्शन कमीशन को एक क्या बोलते हैं, इस पे कार्रवाई करनी चाहिए कि भाई आप ऐसे पोस्टर्स क्यों लगा रहे हैं कि आप इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं आप जो हैं उन चीज़ों को वो दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई आप किसी को प्रोवोक कर रहे हैं, कुछ कोई ऐसा कर देगा जिसके बाद फिर देश में हालात सही नहीं रहेंगे। इन तरह की चीज़ों पे देश के प्रधानमंत्री हैं उनको सोचना चाहिए, देश के राष्ट्रपति हैं उनको बात करनी चाहिए कि भाई इस तरह की चीज़ें देश में ना हो। देश में अगर इस तरह के पोस्टर चलेंगे, आज आप पोस्टर लगा रहे हैं, कल को इसी तरह और पोस्टर लगाएगा तो उस पर आप केस करेंगे। फिर आप ये कहेंगे कि भाई आप जो है उनको क्या बोलते हैं, मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए ये कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए वो कर रहे हैं। आपकी एक अपनी मेंटलिटी है, आप अपने उससे काम कर रहे हैं, अगला इंसान अपनी मेंटलिटी से काम करेगा। हर किसी के पास अपना दिमाग है सोचने के लिए, लेकिन जब इस तरह के पोस्टर्स वायरल होते हैं तो देश में कहीं ना कहीं एक समाज के लिए आप जो हैं कहीं ना कहीं डर पैदा करने की कोशिश करते हैं कि भाई इनको किसी ना किसी तरह दबा दिया जाए। क्योंकि आप जिस तरह अभी बोल रहे थे, हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोला कि जो वो हैं मियाँ भाई मियाँ मुस्लिम जो है उनसे मछली मत ख़रीदें, ये मत करें, वो मत करें। और जिस तरह से ये चीज़ें सामने आती हैं, इसमें देश के प्रधानमंत्री भी इस तरह के बयानात कभी कभी दे देते हैं, तो ये देश के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है आगे। क्योंकि जब कोई लीडर खड़ा होगा और वो कहीं ऐसा कुछ बोल देता है तो उस पर फिर आप जो हैं जितनी धाराएँ हैं वो सारी लगा देंगे। तो देश में शांति रखने के लिए ऐसे पैगाम दिए जाएँ जो देश में इंसानियत को, शांति को जय रखें। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम ख़बरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी ख़बरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।